ऐसा क्यों कहा जाता है, शायद आप लोगों को पता ना हो कि एनपीएस के जो दो टाइप हैं, टीयर 1 या टीयर 2। आप लोगों को पता होगा, मैंने पहले भी बताया था, टीयर 1 जो होता है ना, वो होता है प्योर पेंशन फंड। उसके अलग रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन एक टीयर 2 भी होता है। जब आप अकाउंट खोलने जाते होगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे टीयर 2 का ऑप्शन आ जाता है। वहाँ आपको उसको सेलेक्ट या बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो, वहाँ पे आपको अनसेलेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो अपने आप टीयर 2 अकाउंट भी खुल जाता है। तो सबसे बड़ी चीज़, ये टीयर 2 अकाउंट होती क्या है? तो टीयर 2 अकाउंट जो होती है ना, वो होती है आपका नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट। नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का अकाउंट का मतलब जब भी मर्जी हो आप पैसा डाल सकते हैं, जब भी मर्जी हो पैसा निकाल सकते हैं। जैसा कि कोई म्यूचुअल फंड, जैसा कि कोई बैंक एफडी, जैसा आपकी सेविंग अकाउंट। क्योंकि रूल्स जो होते हैं ना, उसके अंदर इक्विटी का इतना परसेंट एलोकेशन या डेट का इतना परसेंट, जो गवर्नमेंट बॉन्ड या सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड, वो सारी रूल्स यहाँ पे थोड़ी डिफरेंस होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर वही होता है, मैनेजर वही होता है, और इसका जो रेगुलेटर भी वही होता है, जो पीएफआरडीए है। तो इसकी खोलने का जो मेजर रीजन है ना, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो या बैंक एफडी में करते हो या सेविंग में ही पैसा रखते हो, तो आप एनपीएस टीयर 2 में भी जा सकते हैं। क्योंकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी खोलने में, क्योंकि ऑटोमेटिक टीयर 1 के साथ मिलेगा। और हाँ, अगर कोई चाहे मैं टीयर 2 अकाउंट ही खोलूं तो वो संभव नहीं है। ये फैसिलिटी उसी के लिए अवेलेबल है जिसके पास टीयर 1 अकाउंट है, क्योंकि उसकी जो चार्जेज होती हैं बहुत सारी चीज कॉमन होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी जो मास्टर स्ट्रोक है एक्सपेंस रेशियो, मतलब जो बड़ी पेंशन फंड है जो इसको मैनेज करती है, उसका तो 0.03%, जो कहीं भी मिल ही नहीं सकता, इतना कम एक्सपेंस रेशियो। और दूसरी चीज, वहां पे आपके पास ऑप्शन होते हैं कि कितना परसेंट इक्विटी सेलेक्ट करो, कितना परसेंट कॉर्पोरेट बॉन्ड सेलेक्ट करो, कितना परसेंट गवर्नमेंट बॉन्ड सेलेक्ट करो। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है टीयर 1 की तरह। अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव हो तो गवर्नमेंट बॉन्ड में भी रह सकते हो, नहीं आप ज़्यादा जो है एग्रेसिव हो तो पूरा कॉर्पोरेट इक्विटी में ही रख सकते हो सारे पैसे आप। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसको इम्पोर्टेंट रखती है वो होती है कि आपको एसेट्स एलोकेशन के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता। जैसे म्यूचुअल फंड में कोई बंदा एसेट्स एलोकेशन फॉलो करता है, अगर इक्विटी उसका बढ़ जाता है तो वो इक्विटी से पैसा निकाल के वापस डेट में डालता है। मतलब उसने अपने परसेंटेज फिक्स कर रखा है कि मैं 70% इक्विटी में रखूंगा, 15% गवर्नमेंट बॉन्ड में रखूंगा, 15% जो है सो कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर, कोई ऐसा फिक्स नहीं है, वो आप डिसाइड करोगे। तो अगर आप म्यूचुअल फंड लेते हो तो म्यूचुअल फंड में सपोज करो कोई कंजर्वेटिव है जिसने रखा हुआ है 50% या 30% ही उसका शेयर है, लेकिन समय के साथ वो 30% शेयर बढ़ के 60% हो गया, और बाकी जो डेट थे उसके पास, जो उसने डेट म्यूचुअल फंड थे, वो उस स्पीड से नहीं बढ़े। अब वो क्या कर सकता है, अगर वो इक्विटी को लिक्विडेट करके अपने एसेट्स, जो उसका बेसिक था, जो उसने डिसाइड किया था कि 30 इक्विटी में रखूंगा, 30 कॉर्पोरेट बॉन्ड में रखूंगा, या 30 जो है सो गवर्नमेंट बॉन्ड में रखूंगा, या मान लो 50-50 पे, आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, 50-50 इक्विटी में रखूंगा, 50 डेट में रखूंगा। डेट में भले 25% करके कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड कर ले। अगर वो 50% आपका 70% हो जाएगा इक्विटी वाला, तो अगर म्यूचुअल फंड में आप रिडीम करोगे तो वो आप टैक्सेबल हो जाएगा। जो आपकी टैक्स रेट इक्विटी पे लगती है, अगर 1 साल से पहले होगा तो वो 15%, 1 साल के बाद होगा तो 12.5%। ये आप लोगों को पता होगा जो कैसे इक्विटी की टैक्सेशन होती है, वही टैक्सेशन म्यूचुअल फंड पे भी लगती है इक्विटी का, और डेट पे भी वही लगती है। डेट का भी यही रूल है कि आपके नॉर्मल इनकम टैक्स स्लैब रेट में डेट का टैक्सेशन होता है, इस पर कोई पर्टिकुलर डेट नहीं है। अगर आप 30% में आते हो 30% ही डेट का लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बेनिफिट एनपीएस को अलग करती है, अगर आप ड्यूरिंग द पीरियड एसेट्स एलोकेशन करते हो, फंड को विड्रॉल नहीं करते हो, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप अगर करोगे तो वो उसी टाइम टैक्स लग जाएगा, वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो ये सबसे बड़ा मेजर चीज होता है, एसेट्स एलोकेशन को टैक्सेशन ना बनाना। और इसका जो टैक्स बेस होगा ना, सिमिलर टू म्यूचुअल फंड है।
अगर सपोज करो आपकी मैच्योरिटी है, आपने अगर 10 साल के लिए टीयर 2 में पैसा डाला है, 10 साल के टाइम में इसके बीच में आप हर साल एसेट एलोकेशन चेंज कर सकते हो, इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और 10वां साल कहा जाता है, बहुत सारे लोग टैक्स की फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, टैक्स प्लानिंग करने के लिए लास्ट के टाइम में अपना डेट का जो पैसा होता है 1 साल पहले ही इक्विटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि इक्विटी में 12.5% का टैक्स रेट है, और जहां डेट में आपका 30% जो आपकी स्लैब रेट है उसके हिसाब से लगती है। ये भी एक मास्टर नॉलेज है आपके लिए, आप चाहो तो इसको बेस्ट टैक्स प्लानिंग के रूप में यूज कर सकते हो। और वैसे भी मैंने बताया आपको इस पे लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो होता है, इसलिए कहा जाता है अगर स्मार्टली अगर आपको पैसे मैनेज करना है तो म्यूचुअल फंड से कहीं बेटर होता है आपका एनपीएस टीयर 2 का अकाउंट। और सबसे बड़ी बात, एनपीएस टीयर 2 के जो इक्विटी एलोकेशन होता है वो इंडेक्स टाइप का होता है, उसमें मैनेजर की कोई पर्सनल व्यू नहीं होती है। इस वजह से उनकी बायसनेस जो होती है, उनकी जो गलत करने की जो सिस्टम, गलत करने का जो तरीका हो सकता है वो उससे बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि उनको रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करनी होती है। और इस वजह से म्यूचुअल फंड से एनपीएस टीयर 2 हमेशा बेस्ट रहता है, चाहे टैक्सेशन मामले में देखो या आप एक्सपेंस रेशियो में देखो।